हेलो एवरीवन, जैसा कि मैं सोल्व कर रहे थे एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक जिसका पार्ट सेकंड ये रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को विजिट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऐसा ही एग्रीकल्चर रिलेटिव पोस्ट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर स्थित है। ये स्थित होती है झारखंड नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि यदि गेहूं की फसल का उत्पादन 6 टन प्रति हेक्टेयर हो रहा है और अगर उसका वाष्पोषण 40 सेंटीमीटर हो रहा है तो गेहूं की जल उपयोग दक्षता अर्थात वाटर यूज एफिशिएंसी बताइए। तो कितना होता है यार 1.5 किलोग्राम प्रति मीटर घन या मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी फसल कैमल क्रॉप। तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कैमल क्रॉप के नाम से किसे जाना जाता है तो इसे जाना जाता है ज्वार को। यार हाँ, कैमल क्रॉप किसे बोला जाता है, ज्वार फसल को। नेक्स्ट से हम बात करें एग्री सिल्वी पास्टल के अवयव है। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर आपसे पूछा जाता है एग्री तो एग्री का मतलब आपको पता होगा, एग्री का मतलब होता है फसल को ग्रो करना। अगर बात की जाए सिल्वी कल्चर अर्थात इसका मतलब होता है वृक्षों की खेती करना या वृक्षों का अध्ययन करना, क्या कहलाता है, सिल्वी कल्चर कहलाता है। अब बात करते हैं पास्चर। तो यार हाँ, पास्चर में मुख्यतः दो को कंबाइन किया जाता है, वो होते हैं चारागाह प्लस पशु अर्थात यार हाँ चारागाह और पशु, इन दोनों संरचनाओं को यार हाँ पास्चर के नाम से जाना जाता है। अर्थात इन तीनों के कंबाइंड को किस नाम से जाना जाएगा, एग्री सिल्वी पास्चरल। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो अर्थात लगभग इस क्वेश्चन को क्लियर किया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधे, याद रखना सबसे ज़्यादा जो पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नाइट्रेट का केमिकल नाम क्या होता है, अर्थात यार कहाँ NO3। यार खां नाइट्रेट क्या होता है, NO3। अगर बात की जाए यार खां NO2 की तो ये होता है नाइट्राइट। याद रखना NO2 क्या होता है, नाइट्राइट होता है, लेकिन NO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। इसके साथ साथ याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, लेकिन यार खां जो धान है और धान और गन्ना, धान प्लस गन्ना प्लस आलू, ये तीनों यार खां जो नाइट्रोजन है इसको अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि सबसे अधिक इन्फिल्ट्रेशन दर वाली मृदा किस समय से संबंधित है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो इन्फिल्ट्रेशन दर ये होती क्या है, इसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई मृदा है, ठीक है, मान लीजिए कोई मृदा है, इसके ऊपर पानी है, ठीक है, तो इस पानी का मृदा के अंदर जाने की दर, यार का कि पानी का मृदा की अंदर सतह में जाने की दर कितनी होती है, इसे ही यार का इन्फिल्ट्रेशन दर बोला जाता है। अब यार हाँ, सबसे ज़्यादा किसकी होती है इन्फिल्ट्रेशन दर, अर्थात मान लीजिए कोई सी भी ऐसी मृदा जिसमें यार का पोर स्पेस, अर्थात यार का जो कण है तो उनमें अगर ज़्यादा पोर स्पेस होगा तो उससे क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन दर बढ़ती है। तो अब आपको पता होगा कि जो रेतीली मिट्टी होती है अर्थात एरिडी सॉइल्स, तो इनमें क्या होता है, ज़्यादा पोर स्पेस होता है, इसलिए याद रखा कि जो इनकी इन्फिल्ट्रेशन दर होती है ये सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक हर्बिसाइड है अर्थात खरपतवारनाशी है। तो आपको पता होगा कि आइसोप्रोटोरियन क्या होता है, आइसोप्रोटोरियन एक हर्बिसाइड होता है जिसका प्रयोग मुख्यतः गेहूं फसल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं किस फसल में सर्वाधिक असंतृप्त वसा अम्ल, याद रखना अनसैचुरेटेड फैटी अम्ल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है याद रखना अरंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात हैं कि भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है। तो ये तो आपको पता होगा, याद रखना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है किस सूक्ष्म तत्व की, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है यार का जिंक तत्व की। किसकी कमी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जिंक तत्व की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं किस उर्वरक में सर्वाधिक जस्ते की मात्रा पाई जाती है। अब यार हाँ, ये क्वेश्चन को भी आपको इसी ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है जस्ते की अर्थात जिंक की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यार का जिंक ऑक्साइड में। किस में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा, जिंक ऑक्साइड में पाई जाती है। और लगभग अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कितनी जिंक पाई जाती है, तो इसमें होती है यार का 70 से 80%। कितनी होती है इसमें जिंक की मात्रा, 70 से 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना वीडियो एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं IFOAM अर्थात ये किससे संबंधित होता है। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यार हाँ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल
फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। अब ये किससे संबंधित होता है, तो ये होता है यार कहाँ जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण से, अर्थात यार कहाँ IFOAM जो बायो प्रोडक्ट होते हैं उनके सर्टिफिकेशन से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बिफोर्ड स्केल। तो यार हाँ ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है बिफोर्ड स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है विंड प्रेशर, अर्थात यार कहाँ वायु दाब को मापने के लिए बिफोर्ड स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं किसके छिड़काव से गन्ने में शीर्ष प्रभावित है, अर्थात एपिकल डोमिनेंस को अवरुद्ध किया जा सकता है। तो किसके प्रभाव से किया जा सकता है यार कहाँ साइटोकाइनिन के, यार कहाँ कि जो अगर आपसे पूछा जाता है गन्ने में एपिकल डोमिनेंस को अवरुद्ध किया जाता है तो वो किया जा सकता है साइटोकाइनिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं प्रति यूनिट वजन के आधार पर किस गैस का सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अब याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर आपसे पूछा जाता है यार प्रति यूनिट वजन के आधार पर, यहाँ पर पूछा गया है वजन के आधार पर, तो वजन के आधार पर सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें सबसे ज़्यादा योगदान किसके द्वारा दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है प्रति यूनिट वजन के आधार पर सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी गैसेज जो कि ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज़्यादा योगदान देती है, तो होती है CO2 गैस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि पौधे के किस आर्थिक भाग से लौंग अर्थात क्लोव को प्राप्त किया जाता है। तो याद रखें ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आपको पता रखना है कि जो लौंग है ये प्राप्त की जाती है फूल कलिका से। याद रखना कि जो लौंग है अर्थात जो क्लोव है उसे प्राप्त किया जाता है फूल कलिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है, तो ये कितना होता है 55 मिलियन हेक्टेयर। कितना होता है शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 55 मिलियन हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है इसमें किस फसल को सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो वो किया जाता है यार का वीट, जो कि एक मेजर क्रॉप होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि दूध में जो आयरन होती है यार कहाँ कि आयरन पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं अधिकता की, तो जो कैल्शियम होता है यार कहाँ कि दूध में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाई जाता है। लेकिन अगर बात की जाए आयरन की, तो आयरन की दूध में कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि लैक्टोज के किस में परिवर्तित होने के कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो ये भी आपको पता होगा, एक कॉमन क्वेश्चन है यार का, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ एक कॉमन क्वेश्चन भी है कि अगर आपसे पूछा जाता है लैक्टोज के किस में परिवर्तन होने से दूध खट्टा हो जाता है, तो यार का जो ये लैक्टोज है ये किस में चेंज हो जाती है, लैक्टिक अम्ल में। यार कहाँ लैक्टोज किस में परिवर्तित हो जाती है, लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो आपको पता होगा कि अगर आपसे पूछा जाता है वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं B कॉम्प्लेक्स एंड C। यार हाँ कि जल में पूछा रहा है तो जल में होते हैं B कॉम्प्लेक्स एंड C। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, तो वसा में घुलनशील होते हैं A अर्थात यार कहाँ A, D, E और K। यार कहाँ कि अगर आपसे पूछा जल में घुलनशील विटामिन तो वो होते हैं B कॉम्प्लेक्स एंड C। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A अर्थात A, D, E, K। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है। यार कहाँ यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है असहजीवी नाइट्रोजन। तो यार कहाँ असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें करता है यार कहाँ एजिटोबैक्टर। और अगर यहाँ पर याद रखना कि अगर यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सहजीवी नाइट्रोजन, यार कहाँ कि अगर सहजीवी पूछ रहा है तो सहजीवी में करेगा राइजोबियम। और अगर आपसे पूछा है असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये क्रिया करता है एजिटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पादित होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एफ्लाटॉक्सिन होता है क्या है। तो यार हाँ एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि अपना याद हाँ जो हानिकारक प्रभाव है ये दर्शाता है ग्राउंडनट पर। याद हाँ कि एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि यार हाँ अपना हानिकारक प्रभाव मूंगफली पर दर्शाता है। इसके साथ साथ ये याद रखना कि अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पादित होता है, तो यार खान जो एफ्लाटॉक्सिन है ये उत्पादित होता है एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक के द्वारा। यार खान एस्परजिलस जो फ्लेवस होती है क्या होती है, एक कवक होती है, इसी के द्वारा यार खान एफ्लाटॉक्सिन टॉक्सिक सब्सटेंस का उत्पादित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कौन सा जीवाणु एंडोटॉक्सिन गाल्स का निर्माण करता है। तो यार खान एंडोटॉक्सिन जो गाल्स का निर्माण करता है ये करता है बीटी अर्थात यार खान जो बैसिलस थुरिनजिस होता है तो इसी के द्वारा यार खान एंडोटॉक्सिन गाल्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं डीएनए किससे निर्मित होता है। तो ये तो आपको पता हुआ एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है डीएनए का निर्माण, तो डीएनए का निर्माण होता है क्रोमेटिन्स के संगठनों से। याद रखना कि जो क्रोमेटिन होते हैं आपस में घुल मिलकर ये किसका निर्माण करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं निम्न में से कौन सी वायरस का आनुवांशिक पदार्थ, यार रखना कौन सा वायरस ऐसा है जिसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। तो कौन सा होता है यार का पॉक्स वायरस।
अर्थात यार रखना जो पोक्स वायरस है तो इसका आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, निम्न में से कौन एक सिंगल डॉट एनडी कोगुलेंट्रोडेंटिसाइड है, याद रखा एंटी कोगुलेंट्रोडेंटिसाइड कौन सा होता है, ब्रोमोडाइलोन, याद रखा ये होता है ब्रोमोडाइलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं जीरो टिलेज। अब याद रखें यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछा जाता है जीरो टिलेज, याद रखा कि जीरो टिलेज से मर्दा की कौन सा गुण नहीं बदलेगा, अर्थात इसे आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा मर्दा का कौन सा गुण है जिससे कभी भी बदला नहीं जा सकता, तो वो होती है यार रखा सोइल टेक्सचर, अर्थात यार मर्दा विन्यास को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। यार कहा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि मर्दा का ऐसा कौन सा गुण है, कौन सी ऐसी विशेषता है जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, तो वो होती है यार का सोइल टेक्सचर अर्थात मर्दा विन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं इयोन विनविट का संबंध है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्लोन है यार कहा कि जो फर्स्ट क्लोन है वो कौन थी यार कहा, डोली। तो इस डोली का विकास किया था इयोन विल्मुट ने, अर्थात यार कहा जो इयोन विल्मुट का संबंध है ये होता है डोली के विकास से। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 हो और डिस्टिल वाटर से इसकी सांद्रता 100 गुना कम कर दी जाए तो उसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगभग इसके न के बराबर इसका प्रभाव पड़ता है यार ना। अगर मान लीजिए कोई सा विलयन है 5 पीएच है उसका और डिस्टिल वाटर आप डाल रहे हो, ठीक है, तो इससे उसका लगभग हल्का पीएच कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो आप राइट आंसर देख सकते हो कि इसका राइट आंसर होता है यार का 5.5। ठीक है, नेक्स्ट से हम आते हैं कि खुरपक्का और मुंहपक्का रोग। तो याद रखें ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है एफएमडी डिजीज, तो फूड एंड माउथ डिजीज होती है एक वायरस के द्वारा, किससे फैलती है यार कहा, एफएमडी वायरस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू का पहला मामला प्रकाश में आया था, अर्थात सबसे पहले यार का जो बर्ड फ्लू है ये डिजीज़ को सबसे पहले कहाँ पर रिपोर्ट किया गया था, इसकी रिपोर्ट की गई थी यार का सबसे पहले महाराष्ट्र में। कहाँ पर खोजा गया था यार का बर्ड फ्लू को, सबसे पहले महाराष्ट्र में खोजा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।